नमस्कार। अगले आधे घंटे में एक एक मिनट में पूरी खबर, पूरी जानकारी के साथ आइए शुरू करते हैं सिलसिला। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली इलाके के सांडा गांव में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। एक महिला की इसमें मौत हो गई। धमाके से बगल के मकान में दरारें आ गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खबर है कि खाना बनाते समय आग लग गई, जिसके बाद ये जोरदार धमाका हो गया। लखीमपुर खीरी के पलिया में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। संपूर्ण नगर रोड पर महिंद्रा पेट्रोल पंप पर आग लगने के बाद ब्लास्ट भी हुआ। हादसे में पेट्रोल कर्मचारी बाल बाल बच गए। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। वहीं अलीगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र में तेल लीकेज होने के बाद एक लगातार बिजली के ट्रांसफार्मर्स में भीषण आग लग गई। आग से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। चप्पल वाले ने उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद में लीकेज हो गया। लीकेज से उसमें वो बढ़ती गई लपट, उससे हवा जो चल रही थी तो उससे थोड़ा कच्चापन हो गया, तो उसमें तीनों में आग लग गई। उससे लपट इतनी ऊंची थी कि लट्ठों से ऊंची आगे बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रांसफर के रखरखाव और केबलों के बदलने के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन बिजली विभाग के लापरवाह कर्मचारियों की वजह से ट्रांसफार्मरों का सही से रखरखाव नहीं किया जाता। लखनऊ में एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना पारा थाना क्षेत्र के आलम नगर की है, जहां विजय गुप्ता की दुकान में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि इस दुकान में अवैध रूप से पटाखे भी बेचे जा रहे थे। आशंका है कि पटाखों में आग लगने के बाद ही विस्फोट हुआ और दुकान में रखे एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। दुकान में काम करने वाले सुशील गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मालिक विजय गुप्ता घायल हैं। गैस सिलेंडर फटने से एक विजय ट्रेडर्स करके दुकान है, जो इनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है, जिसमें परचून का भी कुछ सामान मिलता है, उसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें एक सुशील नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई है। विस्फोट इतना भीषण था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए और पूरी दुकान ढह गई। दुकान का मलबा सड़क तक आकर बिखर गया। फतेहपुर में अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। मामला गाजीपुर थाना इलाके के लिलरा गांव का है, जहां 14 फीट लंबा अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि अजगर जंगली जानवर को अपना निवाला बनाकर झाड़ियों में जा रहा था। तभी चरवाहों की नजर अजगर पर पड़ गई, जिसके बाद लोगों की खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर जंगलों के बीच छोड़ा। इस दौरान वहां खड़े किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गौतम बुद्ध नगर में आपसी विवाद में जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। मामला थाना दादरी क्षेत्र के चक्रसनपुर गांव का है, जहां बदमाशों और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने जिले के टॉप 10 अपराधी योगेश और उसके साथी अमित को गोली मार दी। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात के बाद गाँव में तनाव है, जिसे देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर के आवास विकास कॉलोनी में 3 दबंग युवकों ने एक दंपति को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक पति पत्नी को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर दंपति का दबंगों से विवाद था। मारपीट में दंपति को चोटें पहुँची है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दंपति ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई बरती। न्यूज़ 18 पर खबर चलाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और पिटाई करने वाले 2 दबंगों को गिरफ्तार किया और बाकी फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। जौनपुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। थाना गद्दी के चौकी प्रभारी त्रिवेणी सिंह का बेरहम चेहरा सामने आया। उन्होंने थाने में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि चौकी इंचार्ज त्रिवेणी सिंह लाठी से युवक को पीट रहे हैं। बाद में 3 पुलिसकर्मी युवक के हाथों को खींचकर खंभे से सटा देते हैं और चौकी इंचार्ज लाठी बरसाते रहते हैं।
युवक ने नशे की हालत में पुलिस वालों से गाली गलौज की थी, जिस वजह से उसे पकड़कर पुलिस वाले थाने ले गए। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। सीओ केराकत को वायरल वीडियो की जांच सौंपी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा त्रिवेणी सिंह पर अगली कार्रवाई होगी। प्रयागराज में एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक के साथ पहले मारपीट की, उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। बड़ी मुश्किल से युवक ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। घटना बहरिया थाना इलाके के जुगनीडी गांव की है, जहां नहर के पास दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पिटाई में युवक के सिर पर काफी चोट पहुंची है। आग से झुलसे युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज सुबह ये एक स्थिति में मिला, जहां पर जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो उसकी स्थिति देख के ये ज्ञात हुआ कि इसके साथ मारपीट की गई है और गले पे इसके बर्निंग के कुछ निशान हैं। अभी फिलहाल ये SRN हॉस्पिटल में है, इसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल विवाद की वजह का पता नहीं चल सका है। युवक के होश में आने पर पुलिस पूछताछ कर मामले की जानकारी हासिल करेगी। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने ये चार्जशीट दाखिल की। रेमो पर गाजियाबाद के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में साल 2016 में कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन बार बार सम्मन जारी होने के बावजूद रेमो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मैंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और उसकी आज कम से कम 70% मेरी जीत है। कितनी परेशानी आई, धमकी दी आई? परेशानी के तो आपको मैं बता नहीं सकता कि जितनी परेशानी से उसने अपना जितना रसूख, कहते हैं ना, आपको मालूम होगा कि ये लोग कितना रसूख लगाते हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ फ़ोन नहीं कराए, कहाँ ना मेरे ऊपर प्रेशर बहुत आया और मुझे अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ तक आई केस वापस लेने के लिए। पीड़ित सत्येंद्र त्यागी ने चार्जशीट दाखिल होने पर खुशी जाहिर की। जाहिर है चार्जशीट पेश होने के बाद रेमो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंदौली में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। यहाँ असली आरटीओ ऑफिस के ठीक बाहर नकली आरटीओ ऑफिस चल रहा था। स्वाट टीम और अलीनगर पुलिस ने एक नकली आरटीओ कार्यालय का पर्दाफाश किया। खास बात यह है कि ये नकली आरटीओ सरकारी दफ्तर के ठीक बाहर ही संचालित हो रहा था। मौके से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से नकली रजिस्ट्रेशन पेपर, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई उपकरण बरामद किए गए। हमारे जनपद की सर्विलांस टीम अतुल नारायण सिंह, अवैध सिंह, स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक अलीनगर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में छापा मारा गया, जहां से तमाम तरह के कागजात जो कूट रचित थे बरामद किए गए। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इस नकली आरटीओ ऑफिस के संचालन में असली आरटीओ ऑफिस के कुछ अधिकारियों का संरक्षण हो सकता है। पुलिस इस संबंध में हर पहलू की जांच कर रही है। विधानसभा की 60 सीटों पर उपचुनाव के लिए सीएम ने आज कानपुर के घाटमपुर और उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर चुनावी रैलियां की। घाटमपुर की रैली में योगी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि तीनों दल केवल जाति की राजनीति करते हैं। राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो वादा खिलाफी नहीं करती। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी मान मनोबल नहीं होना चाहिए, कोई समझौता इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमें 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा को देखना है। बांगरमऊ में बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत कटियार के समर्थन में रैली करते हुए योगी ने फिर से विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए परिवार ही पार्टी है। पिछली सरकार में नौकरी देते समय मजहब और जाति देखी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने बिना भेदभाव नौकरियां और रोजगार दिए। क्या कांग्रेस में, सपा में, बसपा में कोई कल्पना कर सकता है कि उस परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति वहां का अध्यक्ष या वहां का किसी अन्य महत्वपूर्ण दायित्व पे बैठ सकता है? नहीं। प्रदेश भर में भूमाफियाओं और अपराधियों के अवैध निर्माण पर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। इस पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुश्तैनी घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है। इस तरह लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर, मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे
तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। बीजेपी नेता और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उनके राज में ही माफिया फले फूले। जो लोगों पे आपराधिक छवि के लोग हैं, जिन्होंने कब्जा किया, अवैध है, नक्शा पास नहीं करा, उनको लगती है वो पुश्तैनी है। जब तो आप संरक्षण दे रहे थे इन अपराधियों को। योगी सरकार में माफिया और बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को एक और बड़ी आर्थिक चोट दी है। करोड़ों की संपत्ति कुर्क होने के बाद अब अतीक अहमद के 11 बैंक खातों को भी सीज किया गया। डीएम के आदेश पर पुलिस ने अलग अलग बैंकों के 11 बैंक खातों को सीज कराया। अतीक के इन बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जमा है। कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने बैंकों को पत्र भेजकर खातों में पड़ी रकम को सीज कराया। अतीक के प्रयागराज में 7, नई दिल्ली में 2, बलरामपुर में 2 और दिल्ली में संसद भवन की SBI शाखा के साथ ही लखनऊ सचिवालय के 11 बैंक खातों को पहले ही कुर्क किया जा चुका है। अतीक उसके परिवार पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त होने के साथ ही कई अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था और आज ही बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। हरदीप पुरी, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, नीरज शेखर, ब्रिजबाला, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और BL वर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा। इस मौके पर सीएम योगी भी विधानसभा में मौजूद रहे। नामांकन से पहले सभी बीजेपी प्रत्याशियों का पार्टी कार्यालय में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। 25 नवंबर को यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। इन 10 सीटों में 8 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है। पर्याप्त आंकड़ा न होने के बावजूद बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज के 11वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के बाद राज्यसभा चुनाव में पेच फंस गया है। किसी एक प्रत्याशी के नामांकन न वापस लेने पर राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा से बीजेपी उम्मीदवार हरिद्वार दुबे ने पर्चा भरने के बाद ही ब्राह्मणों को लेकर विवादास्पद बयान दे डाला। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर हरिद्वार दुबे ने कहा कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है और नाराज होकर ब्राह्मण बीजेपी के अलावा जाएगा भी कहां। ये सब नाटकबाजी है। कुछ हरिद्वार दुबे को पहले चेहरा नहीं देखा। मैं संगठन में आज तक तो लगातार पदाधिकारी था और ये उड़ाया गया है, लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। हरिद्वार दुबे ने कहा कि ये सब विपक्ष की नाटकबाजी है और बेवजह हवा बनाई जा रही है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद विपक्षी दलों और कुछ ब्राह्मण संगठनों की तरफ से सरकार पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया गया था। इसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। कानपुर पुलिस ने यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के घोटाले के मामले में अरुण मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। चकेरी थाना क्षेत्र के एक प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का उन पर आरोप लगा है। पिछले कई सालों से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है। दरअसल चकेरी थाना क्षेत्र में चकेरी पाली रोड के निर्माण में घोटाले का मामला पिछले दिनों सामने आया था। 2012 में चकेरी में दर्ज मामले में अरुण मिश्रा सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद से अरुण मिश्रा फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अरुण मिश्रा को लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में ले जाकर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस मुकदमे में एक चकेरी पाली मार्ग में 2 किलोमीटर की रोड का निर्माण हुआ था। वो निर्माण किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया था, लेकिन यूपीएसआईडीसी ने खुद को निर्माण दिखाते हुए उसका जो भुगतान है गलत तरीके से कराया था। इस घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद अरुण मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबन के बाद अरुण मिश्रा हाईकोर्ट चले गए थे। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ पारित निलंबन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूपीसीडा ने अपनी जमीनों से कब्जा हटाने के लिए
टास्क फोर्स के गठन की तैयारी शुरू की है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल होंगे। यूपीसीडा के एमडी अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखकर प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस बल दिए जाने की मांग की है, जिसकी अनुमति मिल भी गई। ये टास्क फोर्स यूपीसीडा के परिवर्तन दल के साथ जाकर भूमाफियाओं से सरकारी जमीन खाली कराएंगे। गाजियाबाद, सूरजपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कासना, बुलंदशहर, कानपुर और देवरिया समेत कई शहरों में यूपीसीडा की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। प्रस्ताव हमने पारित कराया है कि एनफोर्समेंट विंग एक अलग से हम लोग बनाएंगे, जिसमें पुलिस अधिकारी होंगे, इंस्पेक्टर्स होंगे, कांस्टेबल्स होंगे और 2 जोन्स में हम इनकी तैनाती भी करेंगे, जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण जोन्स हैं। एक तो कानपुर जोन हो गया और एक एनसीआर का गाजियाबाद और सूरजपुर जोन हो गया। यूपीसीडा के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में व्यापारियों के लिए भय मुक्त वातावरण देने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। अन्य सभी चीजों पर हाई कोर्ट भी अपनी नजर बनाए हुए है कि उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट खुद करे। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया था, उसके पहले पिटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटा चुके थे। इसलिए मेरी और पिटिशनर्स की खुद की डिमांड थी कि जिस तरह से हैदराबाद इनकाउंटर केस का जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, उसी तरह से इस मैटर की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के अंडर में मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को स्वीकार किया, जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। साथ ही केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।